दोस्तों आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बड़े बड़े होर्डिंग्स में आप अक्सर देखते हैं कि हम आपके बच्चे को, आपके स्टूडेंट को एक इंजीनियर, डॉक्टर और यूपीएससी क्रैक करा के आईएएस ऑफिसर बनाने का दावा करते हैं। पर ऐसे जमाने में, ऐसे दौर में अगर कोई ऐसा शख्स आपके सामने आए और वो कहे कि मैं आपके बच्चे को फ्री कोचिंग भी दे सकता हूं और उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन भी पहले से बेटर कर सकता हूं, तो कितनी मजे की बात हो जाए। ऐसे सोशल वर्क करने वाले जो टीचर्स हैं बहुत कम हमको देखने को मिलते हैं। कहने को तो ब्यावर एक छोटा शहर है और हम कह देते हैं कि ये यहाँ पर रिसोर्सेज इतने नहीं होंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। हम सपने तो ऊंचे देख लेते हैं, लेकिन कई बार उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की कमी बीच में आ जाती है। आज हमारे जो गेस्ट होने वाले हैं, ऐसे ही जीरो से उठ करके उन्होंने भी एक कोचिंग का सपना देखा था। वे खुद भी 95% होल्डर हैं, साइंस और मैथ्स में एक बेहतरीन पकड़ रखने वाले और साथ ही साथ सोशल वर्क में भी अपनी पहचान रखने वाले पवन रावत। पवन रावत वैसे तो एक इंट्रो के मोहताज नहीं है। पवन रावत आज ऐसी शख्सियत बन चुके हैं कि आज वो अगर कहीं पर खड़े हो जाए तो शायद उनको इंट्रो की जरूरत भी ना पड़े। ये कैसे उन्होंने इसको हासिल किया, इसकी नॉलेज उनको कहाँ से मिली, कैसे वो एक गरीबी से लड़कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज उनके साथ हजारों बच्चों का एक काफिला है, यूट्यूब पर एक टीम है और साथ ही साथ नीट के बहुत से एस्पिरेंट्स आज उनके साथ पढ़ रहे हैं और वे बहुत से बच्चों को इसकी आज शिक्षा भी दे रहे हैं और बहुत से बच्चों को फ्री भी पढ़ा रहे हैं। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, ये बहुत ही प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल होने जा रहा है। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस पूरे एपिसोड को लास्ट तक देखिएगा। आई एम वेरी श्योर, आई एम डीपली वेरी श्योर कि आज आप बहुत कुछ यहाँ से लेकर जरूर जाएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे एपिसोड 3 के लिए साइंस एकेडमी के ऑनर और फाउंडर मिस्टर पवन रावत जी का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारा चैनल इनसाइट विद जुनैद में। एक आग को जलने के लिए सर एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, तो आपके बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत सफर की वो कौन सी चिंगारी थी जिसने आपको प्रेरित किया एक टीचर बनने के लिए। और सबसे पहले अपने सफर के बारे में बताइए, कहाँ से ये शुरुआत हुई। धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस लायक समझा। और सफ़र की शुरुआत कुछ यूँ कहूँ जुनैद जी, तो गांव से पले बढ़े। ब्यावर से लगभग 9 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव एक फेमस एक तीर्थ स्थल है, उसके पास ही हमारा जो है गांव है खेड़ा देवनारायण। एक सामान्य जो है किसान परिवार में सबसे छोटे बेटे के नाते जो है इस दुनिया में प्रवेश हुआ। उसके बाद में 2 बड़े भाई, एक बड़ी बहन। प्रारंभिक शिक्षा जो यूँ कहो कि गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई और उसके बाद में जो है 10वीं क्लास दुर्गावास से हुई। यदि मैं कहूँ कि ये जो विचार कहाँ से आया, तो कहीं न कहीं विद्यालय में जो उस समय जो हमारे गुरुजन हुआ करते थे, तो वो हमें बहुत प्रेरित करते थे और सबसे ज़्यादा तो आगे आकर बोलना, भाषण देना, प्रार्थनाएँ करना। तो वहाँ से एक चीज़ों को समझाने का, यूँ कह दो कि बीज या हुनर कहीं न कहीं वहीं से आया। तो 10वीं क्लास तक का सफ़र तो एक सामान्य ग्रामीण परिवेश में ही रहा, जहाँ यूँ कहूँ कि हिंदी बोलना भी अपने आप में बड़ी बात थी। कि मुझे छोटी सी बात याद आती है कि जब मैं 10वीं क्लास में था, तो ग्रामीण परिवेश, क्लास जो मॉनिटर हुआ करते थे, होशियार होने के नाते ये जिम्मेदारी मिला करती थी। तो उस समय हमारे पास के एक गांव से एक रिटायरमेंट आर्मी से हुआ, तो उनकी बच्ची उस समय 9th में थी, तो हमारे साथ 10th में आई। एक्चुअल में केवी और इंग्लिश मीडियम स्कूल से शायद पढ़ी रही होगी, आर्मी स्कूल से। तो उसने एक अरेंजमेंट चेंज करवाया। अच्छा। तो मुझे आज यूँ सोच के हंसी आती है कि हमने पूर्ण विरोध किया उसका कि भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे। ये कौन है जो हमें बदलने की जो है मतलब सलाह और सुझाव दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक गांव की गलियों से आगे निकल कर आए हैं और सफ़र कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा में सर आप स्टार्टिंग से ही मेधावी छात्र रहे, एवरेज रहे या बिल्कुल बैक बेंचर रहे। नहीं, यदि मैं कहूँ तो अंधों में काना राजा कहूँगा। अच्छा। क्योंकि हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि मेरे पिताजी विशेष तौर पर हमारी पढ़ाई पर ध्यान दिया करते थे और छोटा बेटा होने के नाते
शायद मेरा हर साल बोर्ड एग्जाम हुआ करता था, अच्छा। क्योंकि बड़े भाइयों का होता था और 2 साल बाद फिर मेरा होता था। सही बात है। और कहीं ना कहीं पढ़ने का जो प्रारंभिक चरण था, उससे मैं कह सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं दबाव था। हम्म। कहीं न कहीं पिताजी की दूरदृष्टि विचार या सोच रही होगी कि यार बच्चों को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसी वजह से मैं कहूँ कि मेधावी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अंधों में काणा राजा होने के नाते यूँ कहूँ तो बड़ी बात नहीं होगी कि क्लास में प्रथम आ जाया करते थे। क्योंकि मेरा ये मानना कि सिर्फ स्कूल से कुछ नहीं होता, सिर्फ कोचिंग से कुछ नहीं होता, जब तक बच्चे के पेरेंट्स ध्यान नहीं पेरेंट्स देते। का बहुत और बड़ा मेरे रोल था। पिताजी तो पिताजी किस्म के पिताजी, है ना? स्पेशल उनके ट्रीटमेंट छड़ी हुआ वाले। करते थे। हाँ, वो सारा ही मतलब आज याद आता है कि उन्होंने जो किया, सही किया। सही किया। बिल्कुल। नहीं, वो चीज़ ज़रूरी भी है सर। हाँ। और कहीं-कहीं आपने बताया ना कि आपके ऊपर 2 साल के बाद बोर्ड आता था, तो एक बड़े भाइयों का भी एक प्रेशर रहा ही होगा आपके साथ। हाँ, यूँ कहो तो ठीक ही रहा। हुँ। और कहते हैं कि आप अपने बड़ों से सीखते बड़ों हो। से सीखते हैं। तो शायद वो सीख मुझे लेने का सौभाग्य मिला और उसी वजह से ही कहीं न कहीं उनसे ज़्यादा प्रतिशत बन जाते थे, क्योंकि जब ज्ञान कहीं न कहीं उनसे भी ले ही लेते थे। उनकी किताबें कॉपियाँ जो को आसानी से मुझे मिल जाया करती थी, हाँ। तो डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा तो मिला ही। फिज़िक्स और मैथ्स सर अक्सर बच्चे डरते हैं, मतलब एक बच्चे का एक मेंटली प्रेशर ये होता है कि फिज़िक्स, मैथ्स तो बहुत कहते हैं ना वो एक डायन है जो हमको डराती है। हुँ। उस क्षेत्र में आने का कैसा विचार आया आपका? देखो, थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा जुनैद जी कि बचपन में ही कुछ चीज़ें जो है हमारे अंदर बैठ जाती है एज़ अ हुँ। फ़ियर। तो मैं थोड़ा आपको इससे हटकर आज से 2 दिन पहले का ही एक वृत्तांत बताना चाहूँगा। हुँ। कि आज साइंस अकेडमी चला रहे हैं, गाँव में एक स्कूल चल रहा है। हुँ। तो मैं कभी-कभार यहाँ से फ्री होता हूँ तो मैं एक तरह से यूँ कह दो सर्जिकल स्ट्राइक कह दो हाँ। या फिर यूँ कह दो कि फ्लाइट मोड पे चला जाता हूँ, जहाँ सही, जाकर सही। चीज़ों को देखता हूँ भई कहाँ कुछ है। हुँ। तो अक्सर क्या है कि ये जो फ़ियर ज़ोन डेवलप होने का रीज़न इनिशियल डेज़ होता है। हुँ। जैसे मैंने कल ही शायद रील भी डाली उसकी, आपके व्यूअर और मेरे व्यूअर देखेंगे भी। हुँ। छोटे-छोटे बच्चों को एक चीज़ बोर्ड पर लिखकर पढ़ाई जा रही थी कि 5 टेन्स एंड 2 वन्स हुँ। इज़ इक्वल टू 52। 52। बच्चों को बिल्कुल याद है। मैंने पूछा कि बेटा 5 टेन्स एंड 2 वन्स मतलब? हुँ। बोले 52। 52। अब मैंने कहा आप क्या सीखे? आपके अंदर क्या भाव आया? हाँ। आपने तो सिर्फ ये कह दिया भई ये होता है। हाँ। आपने यहाँ से सीखा क्या? तो मैंने उनको थोड़ा एग्ज़ाम्पल लेके छोटे बच्चों को उस तरीके से समझाना हुँ। उचित समझा। और जब वो रील डाली, हुँ। तो शायद किसी जिज्ञासु पेरेंट्स का ही वहाँ पर एक कमेंट था, अब भी है, हुँ। कि गुरुजी हम भी नहीं समझ पाए। अच्छा। जबकि बात कोई बड़ी नहीं थी। हाँ, जो हम बेसिक जिस है। बच्चों को जिस बेसिक तरीके से सिखा रहे हैं, हाँ, 5 टेन्स 2 वन्स कोई बड़ी बात नहीं कोई है। बड़ी बात लेकिन उसको जो रोट तरीके से हम बच्चों को सिखा देते हैं, उनके मन में हर चीज़ को रटने का रटने का एक दबाव बन जाता है। समझ कहीं न कहीं उतनी विकसित नहीं हो पाती है, तो उस वजह से वो फ़ियर ज़ोन बन जाता है। एग्ज़ैक्टली सर, जो रटन विद्या जो स्कूल में सिखाई जा रही है, इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट ही समझ लीजिए। बिल्कुल, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि वो पढ़ क्या रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उसका सही, मोरल डाउन हो जाता है। सही। कोचिंग सेक्टर में सर ऐसे छात्रों के साथ सामना हुआ कभी ऐसा कोई बिल्कुल रटन नहीं, होता ही रहता है। ये बहुत सामान्य सामान्य प्रक्रिया है। प्रक्रिया देखो, है? मैं यदि ये कहूँ तो सबसे पहले हम अपने घर से सीखते हैं, हुँ। फिर हम अपने आस-पास के वातावरण से सीखते हैं, फिर हम कहीं जाके स्कूल पहुँचते हैं और फिर समाज से सीखते हैं। सही। जब ये सब कुछ हमें मिल रहा है, तो हम कहीं न कहीं उसी के बाई प्रोडक्ट होंगे, तो बच्चे हुँ। मिलते हैं, निस्संदेह मिलते हैं। लेकिन प्रयास किया जा सकता है, उनको मतलब एक प्रेरणा दी जा सकती है। कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये जिज्ञासा डाली जा सकती है कि यार क्यों ना मैं समझूँ तो सही, कम से समझो कम तो सही। कहना क्या चाह रहा सही। है ना? मारवाड़ी में कहावत है हुँ। कि पढ़ियापन गुणिया कोनी। तो कई बार क्या होता है कि कहने को तो हम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन या बच्चे भी 10वीं 12वीं पढ़ लेते हैं, लेकिन हुँ। उस लेवल पर उस लेवल पे। शायद हम
अपनी जिज्ञासा को नहीं डेवलप कर पाते, वो चीज रहती है, बिल्कुल रहती है। नॉलेज 95% शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 12th में आपको मिले थे सर 93.80। 93.80। तो उस वक्त का क्या अनुभव रहा, क्या रिजल्ट देखकर आपको कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? इससे पीछे थोड़ा जाना चाहूंगा जुनैद जी, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स को लग सकता है, बच्चों को लग सकता है। एक्चुअल में मेरी जो यहाँ तक की कहानी है ना, ये भी बड़ी ड्रामेटिक कहानी है। बताइए। कहानी ये है कि मैं 10वीं क्लास में दुर्गावास स्कूल का फर्स्ट टॉपर था। 75.80 मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज भी याद है। ओके। और जब मैं वहां से 10वीं पास आउट हुआ तो शायद मेरे पिताजी के दिमाग में ये था कि यार क्या करें। तो उन्होंने हमारे इंग्लिश पढ़ाने वाले गुरुजी धना सिंह जी, जो हमारे गांव के ही है, उनसे शायद सलाह ली होगी कि भाई क्या करे। तो धना सिंह जी के छोटे सुपुत्र है ना, समुद्र जी, जो मेरे 1 साल लगभग सीनियर थे, यूं कह दो 2 साल सीनियर थे, है ना। तो उन्होंने क्या है कि पॉलिटेक्निक के लिए एक फॉर्म खरीदा था। अच्छा, ये तो करा दो। हाँ, तो किसी ने कहा कि यार पॉलिटेक्निक करा दोगे ना तो आपका बच्चा जो है 3 साल में कमाने लायक हो जाएगा। और जिस समाज में हम पले बड़े हैं वहाँ सबसे बड़ा सोर्स इनकम को ही माना जाता है। भाई आप पढ़ रहे हो, कमाओगे कि नहीं कमाओगे, और यदि कमा रहे हो तो फिर ये करना ठीक है। सही बात। तो मुझे पॉलिटेक्निक में डाल दिया गया। अच्छा। अब पाली मारवाड़ कॉलेज से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक किए 3 साल, और उसी दरमियान हाँ, उसी दरमियान मुझे ये समझ आया कि शायद मेरे कुछ अलग विचार है। और कई बार ये बुरे मानने वाली बात भी नहीं होती कि आज के जमाने में जो चीजें हमें पता है शायद हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होती है, और हो सकता है कि हमें नहीं पता है, जो हमसे पीछे वाली पीढ़ी आ रही है उसको पता है। तो मेरे को पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवा दिया गया। तो वहाँ मेरे अंदर ये आया कि यार मेरे को साइंस क्षेत्र में जाना था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कसक रह गई। तो वहाँ मैं कोचिंग की शुरुआत की यदि बात कहूँ तो मैंने कोचिंग वहाँ पढ़ाई थी, वहीं से स्टार्ट हुई है। मेरे जूनियर्स जो है, शायद मैं उनको ये रील भी शेयर करूंगा वो कमेंट भी करेंगे उनको मैंने। हाँ बिल्कुल। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र होने के नाते बेसिक मैथ्स पढ़ाता था। अच्छा। एक सी लैंग्वेज का एक बेसिक प्रोग्रामिंग करने की एक, वो भी ज्यादा समझ नहीं, उतना ही होता है कि भाई पास हो जाओ वैसा। एक मैकेनिक्स करके बुक हुआ करती थी, अप्लाइड मैकेनिक्स करके, और एक सर्किट थ्योरी, फिर पावर सिस्टम, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो मुझे अच्छा लगता था पढ़ाने में। तो वहां से वो शुरुआत हुई। अब 3 साल बाद आप देखना, मैंने 2010 में 10वीं की, अब 2015 में 12वीं की। 12वीं वापस किया, 5 साल का जो गैप आया। और आप मान बिल्कुल लीजिए, और मैं जिन बच्चों के साथ बैठ रहा था उनसे कम से कम 3 साल उम्र में बड़ा था। सही। तो मेरे पास एक मैच्योरिटी भी थी, मेरे पास चीजों को समझने का शायद अलग एक नजरिया भी था। तो परसेंटेज बनने के कहीं न कहीं बैकग्राउंड में यदि देखा जाए तो इन 3 साल में जो मैच्योरिटी थी उसका बड़ा योगदान था। फिर मैंने पॉलिटेक्निक के बाद में वापस गवर्नमेंट कॉलेज, आपका जो स्कूल है पटेल, उसमें 11th में एडमिशन लिया था 2013-14 सेशन में, और 14-15 सेशन में मैं 12th पास आउट हुआ था। इसमें एक चीज और मैं डालना चाहूंगा, थोड़ा लंबा लगेगा आपको, लेकिन एक छोटा सा वृत्तांत ये कि इसी दौरान जब सेकेंड ईयर में आप होते हो पॉलिटेक्निक में, तो आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है, लगभग 4 सप्ताह की, 27-28 दिन की। तो उसके लिए हम सिरी सीमेंट गए। अच्छा। सिरी सीमेंट में हमको 3-4 दिन घुमाया, फिर भाई देखो आपको कौन घुमाएगा भैया। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया भाई आप के ले जाना, फाइल वाइल ले जाना, यार क्या देख लिया बहुत है, अब क्या सीखोगे। उसी दौरान मैं 10वीं क्लास में जिस स्कूल को छोड़ के गया था, दुर्गावास स्कूल को, वहाँ बायो की फैकल्टी आ गई थी, मतलब बायो स्ट्रीम आ गई थी। अच्छा। और वहाँ मैंने धना सिंह जी सर और मेरे और गुरुजन थे, गुलाब चंद जी, और बाकी गुरुजनों को जाकर मैंने कहा कि सर मैं ना, मेरे को फिजिक्स के कुछ चैप्टर आते हैं जो मैंने पॉलिटेक्निक में पढ़े हैं, 11th का भी कुछ पोर्शन है उसमें, 12th का भी कुछ पोर्शन है, मैं 1 आध महीने पढ़ा लूंगा। तो
अभी जो मैंने कहा था ना, आपने कहा कि आप मेधावी रहे क्या, तो हाँ। मैंने लाइन जो कही थी कि अंधों में काणा राजा था, बस वही वही वापस तो सेम केस। वहां उस समय एक पीटीआई सर थे, है ना, तो मैं गया तो उन्होंने पीठ थपाई के बोला, आजा यार क्या है, अंधों में काणा राजा। खाना राजा। ये बात उन्होंने कही थी, उस समय मुझे बुरी तो लगी कि यार सर ऐसा कैसे कह रहे हैं यार, मैं तो बड़ा ही मन से पढ़ाने आया हूँ। लेकिन वो एक शुरुआत थी, वहां शुरुआत से हो मैंने गई। पढ़ाया, फिर वापस पाली गया, फिर वहाँ कोचिंग भी चलाई प्रॉपर, साल 1.5 साल वहाँ पर जूनियर्स को और अपने साथ वालों को थोड़ा बहुत सहयोग किया। उसके बाद वापस इधर आया, और इधर आने के बाद में एक क्लियर विजन था कि परसेंटेज बनाने हैं। बिल्कुल। और फिर पटेल स्कूल में आया, यहाँ भी बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले। फिर पटेल स्कूल में 11th करने के बाद में मेरे पिताजी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, तो वो कहते थे दूसरों को, मेरे को तो मैं कहना नहीं मानता था। मैं कहूँ तो मैं 2010 से घर से बाहर निकलने के बाद में मेरे माताजी और पिताजी की नज़रों में बहुत जिद्दी और बहुत पागल, हाथ से निकल हाँ, हाथ से निकल गया। भाई कहना नहीं मानेगा, अब ये नहीं करेगा सुनेगा। जो अपना करेगा, तो उस तरह का था। तो उस समय 12th क्लास में, वैसे मैंने जिक्र नहीं किया, आज जिक्र करना चाहूँगा। एक विद्यालय कुचामन में अभी भी रन कर रहा है, रामा स्कूल करके। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप आओ, आप फ्री पढ़ो, फ्री रहो, और आपको परसेंटेज बनाने हैं। परसेंटेज बनाना। और 93.80 परसेंटेज बनने के पीछे वो काफ़ी सपोर्ट। एक सपोर्ट था। काफी तो सपोर्ट। एक लंबी जर्नी थी, डायरेक्ट ही जो आजकल के बच्चे सफ़र करते हैं और वो कंपेयर करते हैं, तो उसके पीछे एक कहानी होती है। ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो मैं आजकल बच्चों को हेल्प करता हूँ या फ्री पढ़ाता हूँ, कहीं न कहीं जी। वो कर्जा है जो उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके पीछे यही कहानी है। हम इसी पे आने वाले थे कि जो 100 बच्चे 50 बच्चे जो आप फ्री पढ़ाते हैं, बिल्कुल। तो इसी का हम दर्शक इंतजार कर रहे थे कि सर को ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिले, तो सर ने आपको बताया अभी। बिल्कुल। एजुकेशन टीचिंग स्टाइल में सर हमने देखा है कि आपने बड़े-बड़े होर्डिंग्स और वो मीम्स लगाए हैं, बिल्कुल। जिसमें एक मीम्स वो गजनी वाला भी है। बिल्कुल। तो ये कहाँ से, इस चीज़ की कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? देखो, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा इस चीज़ में भी। हाँ। मैं जब यहाँ ब्यावर आया था ना, 2018-19 सेशन में वापस महाराजा कॉलेज से मेरी फिजिक्स ऑनर्स से पढ़ाई करके, तो उस समय मेरे मन में था कि यार कोचिंग चलानी हाँ। है ना? तो पढ़ाने का तो जुनून था ही हमेशा से। तो मैं वृंदा ऑफसेट करके एक प्रिंटिंग का एमएलए ऑफिस के जस्ट पास ही जो है उनका ऑफिस है, वहाँ गया। तो वहाँ सोनी जी के 2 प्यारे-प्यारे बच्चे, यश और मोनी जो हम कहते हैं प्यार से, तो ये जो गजनी को याद, ये जो आइडिया है ना, वो मोनी का था, अच्छा, ये वहाँ से मेरा आया। नहीं था। उसने बनाया कि भैया ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको यार, और उसकी बहुत अच्छी तारीफ भी करना चाहूँगा मैं, हाँ। बहुत तो अच्छी यश और डिज़ाइनिंग करता मोनी है। आप कमेंट करके बता दो कि ये बात आपको कैसी लगी? हाँ, बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी मेहनत करते हो, रात को हाँ। 2-2 बजे तक डिज़ाइन कर लेते हैं यार, कोई नहीं करता। अच्छा। कोई नहीं करता, आप रात को 2 बजे भी वो काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। सुबह से बैठे हैं, रात को 2 बजे भी काम कर लेंगे। इतनी मेहनत और डेडिकेशन डेडिकेशन सच है। में, मतलब सर, ब्यावर जो जिला है उसमें आपने एक मुहिम चलाई है, इसका नाम शिक्षा क्रांति है। हुँ। तो शिक्षा क्रांति के तहत क्या-क्या काम अब तक हो चुके हैं, या आने वाले मिशन में आप क्या-क्या करने वाले हैं? देखो, शिक्षा क्रांति के तहत कुछ काम मैं अपने व्यक्तिगत फंड से करता हूँ, हुँ। कुछ मेरे यार दोस्त जो है, मित्र मंडली, उनके सहयोग से होता है, और कुछ मेरे मित्र हैं जो मुझसे ही प्रेरित हो जाते हैं कि यार तू बता क्या करना है, क्या तो करना है? उस वजह से हो जाता है। यदि मैं मेरे व्यक्तिगत चीज़ों को शामिल करते हुए और सहयोग को शामिल करते हुए बताऊँ, तो सबसे पहले हमने शिक्षा क्रांति के तहत यहाँ पर एक हथुण में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, तो वहाँ मेरे गाँव से ही नरेंद्र जी भाई साहब प्रिंसिपल थे। ओके। तो उनकी प्रेरणा से हमने सबसे पहले बच्चों को जो है स्वेटर वितरित किए। स्वेटर। फिर उसके बाद में हमने जो है दुर्गावास स्कूल जिससे मैं पढ़ा हूँ, वहाँ हमने एक कंप्यूटर सेट भेंट किया। फिर उसके बाद में हमने पटेल स्कूल जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ हमने 51 चेयर भेंट की। फिर हमने कुछ सहयोग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी दिया। फिर हमने जो है जैन गुरुकुल स्कूल, उसमें हमारी तरफ से सहयोग और फर्नीचर दिया। और अभी हमने जिला प्रशासन और ब्यावर जो सिटी थाना है, उसको इस बार हमने जो है बैरिकेड्स जो है उनको
एक ओके। सहयोग की भावना से जो है उनको प्रदान किए, डोनेट किए, आप जो भी समझो। और इसी 31 को मैंने मतलब बहुत अंतरात्मा से, अब उसका जो लीगल प्रोसेस पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कहूँ कि शिक्षा क्रांति के तहत यदि माना जाए तो मैंने अपनी बॉडी डोनेशन का भी बॉडी पूरी संकल्प लिया। पूरा समर्पित कर दिया हाँ, आपने। बिल्कुल समर्पित कर दिया कि यार क्या है, एक दिन भाई राख होने से तो बेहतर है कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी आने वाले समय में आएगा, आएगा। तो क्या पता वो अपनी बॉडी जो है एक्सपेंड के काम आए। बहुत इंस्पिरेशनल है सर, और ये बहुत हिम्मत वाले काम आपने आप किया है। सर, यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हैं, सबसे एक कॉमन क्वेश्चन मैंने किया है कि एक इस बच्चे के जीवन में मोबाइल, सोशल मीडिया और आजकल एआई, क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखो, मैं एक चीज मानता हूँ जुनैद जी की आवश्यकता से ज्यादा उजाला इंसान को अंधा करता है। बिल्कुल सही। और टेक्नोलॉजी से बचकर भी आप आगे नहीं बढ़ नहीं बढ़ पाएंगे। सकते। और मेरा ये मानना है कि एक बैलेंस्ड यूज होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। आप यदि बिल्कुल ही ये कह दे कि यार बच्चों को बिल्कुल मोबाइल दो ही मत, तो भाई ये तो गलत बात है। आप ऐसा कह के कुछ बच्चों को शायद पीछे रख देंगे, पीछे कर देंगे। है ना, और कुछ बच्चे उन्हीं से कुछ सीख के बहुत आगे चले जाएंगे और आने वाले समय में वो शायद जीनियस कहलाएंगे। और वो बच्चे जिनको आपने सुविधाएं नहीं दी, तो प्रॉपर मैं तो ये कहूंगा कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं कभी कभी मजाक मजाक में कहता हूँ भी क्लास में कि बेटा आप और हम, बच्चे और मैं, व्यक्तिगत तौर पर बहुत सौभाग्यशाली एक जनरेशन है जिनके पेरेंट्स को ज्यादा नहीं पता सही इन मोबाइल्स और इन सब फंक्शंस के बारे में। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि इसका मिसयूज करने से पहले एक बार सोचना कि आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब आपके बाल बच्चे इस लायक होंगे, सही बात है, तो आपको सब कुछ पता होगा उस समय कैसे मैनेज उस वक्त करो। कैसे मैनेज करो। आज तो हमारे पेरेंट्स तो भ्रम में मैनेज कर रहे हैं कि हमारा छोरो पढ़ रही हो, हमारी छोरी पढ़ रही है, नहीं साथ छेड़ो मत ही, वो तो कमरा में बैठ कर मोबाइल पर वो स्क्रीन पे पढ़ाई करे। लेकिन आपको ये पता होगा कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, तो आपका ही डीएनए है, आपका ही डीएनए है। अब वो आपका डीएनए क्या कर रहा है, तो उस समय आप कैसे बैलेंस करोगे। तो मेरा तो ये कहना है कि बैलेंस यूज होना चाहिए। बिल्कुल यूं कह दो कि करो ही मत, गलत है। एक उम्र तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि 16 साल तक के बच्चों को इंटरनेट पर एजुकेशनल कंटेंट यूज करने की परमिशन होनी चाहिए। किसी तरह के इंटरटेनमेंट कंटेंट, रील वगैरह ये इनकी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी होने के नाते बहुत सारी चीजें गलत भी है, और इस उम्र में बच्चा गलत रास्ते पर आसानी से चला जाता है। ये एक तरह से जहर का काम भी करता है और एक तरह से अमृत का काम भी करता है। दो-धारी तलवार कह दो आप, दो-धारी तलवार है। बिल्कुल सर, कोचिंग सेक्टर में जब आपने ये शिक्षा क्रांति के तहत ही कह दीजिए कि आज आपने ऐलान किया कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा, तो कोचिंग कंपटीशन में कुछ चैलेंजेस आए, कुछ गैंग वॉर? इसको देखो ऐसे कहा जा सकता है, देखो जुनैद जी कि मैं जब यहाँ ब्यावर आया था तो मेरे दिमाग में स्पष्ट तौर पर ये बात क्लियर थी कि वजह और वजूद दोनों खुद का होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी और की वजह से आपका वजूद है, तो जिस दिन वजह खत्म होगी उस दिन वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कोचिंग के एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। मैं नाम ना लूं तो 2013-14 में जो इंस्टीट्यूट टॉप पर चला करते थे, आज वो अस्तित्व में नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। है ना। तो कहीं ना कहीं उनका जो वजह था वजूद का, वो कोई और था। और मैं उस समय समझ रहा था कि मेरे को मेरे कुछ मित्रों ने गाइड भी किया। जैसे मैं जब यहाँ कोचिंग की जगह ढूंढ रहा था ना आके, तो मेरे पटेल स्कूल में ही कुछ मित्र बने जो प्यार से मुझे पवन भैया ही कहते, लेकिन मैं बहुत प्यार और स्नेह से उनके साथ रहा। तो उन्होंने मेरे साथ घूमे ब्यावर की गलियों में, तो उन्होंने कहा कि पवन भैया, जय मंदिर के सामने एक कोचिंग चलती है, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, आप समझ गए, जो जानते हो भी समझ गए। बोले वहां है ना, एक बार आप जाके देख के आओ। तो मेरा मित्र था मनीष, है अभी भी, तो उसको मैंने कहा यार मनीष, मैंने कहा यार मैं जिस दिन वो देख के आ गया ना, मैं कोचिंग नहीं खोल पाऊंगा। कारण क्या है,
मैं उनके वर्तमान से अपने वर्तमान की तुलना कर बैठूंगा। आज उनके पास 500-600 बच्चे हैं, बैठने की जगह नहीं है। इक्विपमेंट्स हम देखते हैं। हाँ हाँ, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सही सही सही। राइट, यूं कहो तो मेरे पास तो जीरो भी नहीं है। जीरो के पास तो कम से कम एक सर्किल होता है। सही बात है, स्टार्टिंग में तो कुछ भी हाँ, नहीं मेरे पास तो एक डॉट है। अब डॉट को मिला मिला के जीरो बनाना है। है। तो आज की स्थिति में यदि कोई कहे कि भाई आप कहाँ हैं, तो मैं जीरो ही मानता हूँ। हाँ, अब अलग अलग डायमेंशन में जीरो को जोड़ जोड़ के इनफाइनाइट के रास्ते पर चल रहे हैं। चल रहा वो संभावनाओं का खेल है। लेकिन जब मैंने ये कहा, ये किया, इसके पीछे का एक कारण था, क्योंकि मैं मैथ्स और फिजिक्स दोनों में ही भगवान की दया से ठीक कर पाया हूँ अपने करियर में। तो मैं फिजिक्स में पढ़ाता था। अब मैंने मैथ्स के लिए बच्चों को ये मैसेज दिया, और मैसेज बाद में दिया। उससे पहले मैंने अपने एक तथाकथित मित्र, जिसको मैं आज तथाकथित ही बोलूंगा, सो कॉल्ड ही बोलूंगा, क्योंकि उसने मित्रता का जो अच्छा परिणाम मुझे नहीं दिया, तो उसको मैंने साथ रखा था। तो उसने बीच रास्ते में मुझे धक्का दे दिया। तैरना सीख गए। जरूरी होता है। हाँ, तो उस समय मैंने बच्चों से एक ही बात कही, भाई मैथ्स भी मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा। अब आपको मैथ्स मेरे से नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, मुझे दिक्कत ही नहीं है, मैं तो मैथ्स फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो वहां से एक शुरुआत हुई। मेरी एक मजबूरी थी कि अब मैं मेरे मित्र ने ही धोखा दे दिया, जिसको मैं मित्र कह रहा हूँ, साथ लेके घूम रहा हूँ। और भरोसा भी कब किया जाता है? मेरे पास बच्चे ही नहीं, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैथ्स में कोई बच्चे भी बैठेंगे क्या, तो उसको और कहाँ से पे करूंगा? तो इस वजह से मजबूरी में यूं कहो एक सफर शुरू हुआ। हाँ, अच्छा ही हुआ। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर वो कहते हैं ना, मजबूरी में शुरू किए और अब मजा आने लगा है। और फिर एक आपकी छवि बन जाती है। सही है। तो वो हुई है। तो कंपटीशन तो होता है। मैं कह रहा हूँ ना, कोरोना टाइम जो आया था, मैं अपनी लाइफ का बहुत अच्छा फेज मानता हूँ। बिल्कुल सही, टर्निंग पॉइंट। उस समय मैं राघव स्कूल रास में जो पाठक जी की है, मेरे बहुत अच्छे, मतलब मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी। उन्होंने बहुत मान सम्मान और अच्छा खासा पैसा दिया मुझे, है ना। मेरा तो मन करता है कि कभी उनको थैंक्स सामने जाकर बोलूं कि यार, आज ब्यावर में आज के टाइम में जो फुल टाइम पढ़ाने वाली फैकल्टी को पेमेंट नहीं मिल रहा है, मुझे 2 क्लास के लिए वो पेमेंट दिया। अच्छा। आज जिस ब्यावर में किसी भी स्कूल में फुल टाइम पढ़ाने को जो पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो पेमेंट उन्होंने मुझे 2 क्लास पढ़ाने के लिए दिया। अच्छा। और उसके पीछे उनका एक, यूं कह दो कि वो था कि वो भी महाराजा से पास आउट थे, मैं उनका उस लिहाज से जूनियर था। अच्छा। तो उनको विश्वास था कि यार ये बच्चा जो है मेहनत करेगा, कुछ तो है इसमें। लेकिन उस कोविड टाइम में फिर मैंने स्कूल स्विच कर दी। स्कूल स्विच नहीं, छोड़ ही दी, इस्तीफा दे दिया। हाँ, फिर मैंने वो एक निर्णय ले लिया कि भाई देखो, उन्होंने पाठक सर ने मुझे कहा कि यार क्या पता आपको ब्यावर की कोई स्कूल जो अप्रोच कर रही है, और होता है इसमें कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अप्रोच कर रही हो, और आप ज्यादा पैसे मेरे से ले लो यार, क्यों स्कूल छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने एक चीज कही कि सर ये विद्यालय तो मेरा है ना, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ाऊंगा, और यदि ऐसी स्थिति आई तो मैं मेरे विद्यालय में पढ़ाऊंगा, तो वापस यही से शुरू करूंगा। और अभी तक तो वो स्थिति नहीं आई है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसे वक्त पर स्विच करना बहुत बड़ी बात है। और कोविड के टाइम में लोगों के पास पैसा ही नहीं था। सब जॉब के लिए सोच रहे हो, सब स्विच कर दिया, फिर ऑनलाइन पढ़ाने लगे। तो आप जो कंपटीशन की बात कर रहे हो ना, वो मुझे रियल फेस, जो रास्कल फेस होता ना, कि मतलब राक्षसों से सामना होना, वो उस समय हुआ, वो उसी वक्त हुआ। मतलब आप सोचो कि एक कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स ऐसे ग्रुप बना के एक 6th क्लास के बच्चे से आईडी पासवर्ड लेके, उस 6th क्लास के बच्चे के मोबाइल के आईडी पासवर्ड से, जीमेल के आईडी पासवर्ड से, वो बच्चा सेंधड़ा का था, मैं उसको घर जाके मिल के आया। उन्होंने कहा कि वो फलाने सर ने आईडी पासवर्ड लिया, और उस पर आपके जो लाइव क्लास में जो भी गंदगी फैलाई, गाली गलौज किया ना, वो उन्होंने किया। अच्छा, तब पॉलिटिक्स। हाँ, और उसके साथ एक चीज और बताऊं, ब्यावर के एक नामी संस्थान, विद्यालय का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसके डायरेक्टर ने मुझे फोन किया कि पवन जी, आपको पता है आपको गाली गलौज कौन कर रहा है कमेंट में? मैंने कहा सर नहीं पता है। कि मुझे पता है। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया जो अभी ब्यावर में अस्तित्व में नहीं है, उसको छोड़ के जाना पड़ा, जो भी व्हाटएवर था, आप वो घूम के आता वो चीजें। तो मैं मन ही मन कह रहा हूँ यार, जो मुझे गाली गलौज कर रहा है उसके बारे में आप मुझे बता रहे हो, और वो किस स्कूल में पढ़ा रहा है? वो आपकी स्कूल में पढ़ा रहा है। गजब टोपीबाज आदमी, और गजब गेम खेल रहे हो। मैंने उस दिन है ना सोच लिया कि बस अब रिप्लाई नहीं देना,
उस समय तक मैं बहुत एग्रेसिव था, हर किसी से लड़ पड़ता था। मतलब उस समय अग्रेशन भी होता है, उम्र के साथ ठहराव आता है, वो मेरे अंदर था। तो हर किसी से लड़ पड़ता था, हर किसी को कमेंट पे रिप्लाई कर देता था। आजकल नहीं देता हूँ, आजकल नहीं देता हूँ। आजकल एक ठहराव आया और वो चीजें चलती रहती है। ये सफर का एक अलग ही मजा है। यदि आपको सारे तारीफ करने लगे तो फिर क्या ही मजा है। अपोजिशन भी होना चाहिए। हाँ, अपोजिशन होना चाहिए। और मैं तो कभी कभी उनको भी सुनता हूँ, ये अवध ओझा जी। हाँ, वो कहते हैं कि इस करोड़ों की दुनिया में यदि आपके 150 दुश्मन नहीं है तो तुम मुर्दा हो। तुम जिंदा ही नहीं हो, है ना। और होता है ना सर, जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो तो कुछ लोग जब आपसे बराबरी नहीं कर सकते तो फिर नहीं, बराबरी की बात नहीं कहूंगा मैं। यहाँ ये कहूंगा कि यार देखो, उनकी जगह शायद मैं होता, उस स्थिति में होता तो मैं भी यही कर रहा होता, क्योंकि साम्राज्य हिलता है, साम्राज्य हिलता है। दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि जिस जगह हम बैठे हैं कहीं ना कहीं ये जगह छीनने आया। तो उस समय इनसिक्योरिटी तो फील होती है ना, तो उस वजह से उन्होंने किया। और समय की बात है, आज कुछ तो अस्तित्व में नहीं है और कुछ स्ट्रगल फेज में आ रहे हैं। वो आता है, ऐसा दुनिया गोल है, घूम के आएगी। आप अच्छा करोगे तो लौट के आपके पास अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो वो भी। अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज बता दूं कि ये सर की एक वीडियो वायरल हुई थी और ये वही सर है जिनके कोचिंग के नीचे एक समय पर शराब का ठेका जैसा कुछ आ गया था। तो सर ने उसके लिए क्या लड़ाई लड़ी, सर ही बताएंगे उसके बारे में क्या हुआ था उसमें। बिल्कुल जुनैद जी, वायरल हुआ था, बहुत वायरल आज भी होता है, आज भी भेजते हैं मुझे लोग मतलब टेक करके भेजते हैं। और वो जो उसके नीचे मुझे जो गंदी गालियां पड़ी, अरे कसम से, मतलब मैं बताऊंगा कि 2021 की बात है, नहीं 22-23 की बात है, 22 की बात है। तो 22 का रिजल्ट आया था, है ना। और मुझे पूरा पता है कि उस दिन जो आज जिस बच्ची का वीडियो हम यहाँ पर अंजलि का जिक्र कर रहे हैं, वो आज आईटी रुड़की में, उसका उस दिन रिजल्ट आया था 12वीं का। तो मेरा एक बच्चा था कमल, जो वो भी अच्छा बच्चा है। तो उसने कहा कि सर अंजलि दीदी का ना रिजल्ट देख के मैं घर जाऊंगा। और बाद में उसने भी इंस्पायर अवार्ड लिया। तो ऐसे बच्चों के अंदर वो होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैठ के हम रिजल्ट देख रहे हैं, हमने रिजल्ट देख लिया। और मेरी एक आदत है कि यार सेलिब्रेट ही करना तो फिर रिजल्ट को सेलिब्रेट करो, बाकी ज्यादा मन नहीं लगता मेरा ऐसे वो सेलिब्रेट कर दो, वो सेलिब्रेट कर दो। मैं रिजल्ट को सेलिब्रेट करने में मजा ले, मतलब अलग ही है। तो उसको मैं बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करता हूँ। तो हुआ क्या कि नीचे ना मेरे को वो जगह ले तो ली मैंने, लेकिन वो क्या कि सामने से आप कभी देखो तो वो शटर है ना बंद ही रहता था, कोई नहीं थे वहां, तो बंद ही रहता था। तो मैं कई बार ऊपर बैठ के देखता था कि पेरेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं यार ये तो कोचिंग बंद है। वहीं खड़े होके मुझे फोन लगा रहे हैं। और फिर पीछे से मैं उनको रास्ता बता रहा हूँ, वो आ रहे हैं। तो वो उसी दिन शटर ऊपर हुआ खड़ा करते हुए और नीचे ठक ठक कुछ होने लगा। तो मैं ऐसे ही, मतलब जूते भी नहीं पहने, मैंने मोजे में नीचे आया और मैंने पूछा क्या हो रहा है। तो उधर से यूपी टोन में आवाज आई, कहा है शराब का ठेका है। और मैंने कहा यार शराब का ठेका, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा शराब का ठेका यहाँ कैसे चलेगा। फिर मैं इधर उधर भागा। अब क्या करे, उस सफर में कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और मैंने ठान लिया कि यार दारू के ठेके को हटाना ही पड़ेगा। और हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैंने मेरे उसी जगह के लिए दीवारों पर एड छपवा दिए, मैंने बैग छपवा दिए और मैंने बहुत ज्यादा खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। और मैं इस स्थिति में नहीं था कि यार मैं यहाँ से पार्टीशन खोलूं कहीं और जाके लगाऊं, और मैं इस स्थिति में ही नहीं था। मतलब लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने ठान लिया कि तो है धरने में बैठेंगे। धरने में बैठा, बच्चों ने भी सहयोग किया, पेरेंट्स ने भी सहयोग किया, प्रशासन ने भी सहयोग किया। विशेष तौर पर जो आईपीएस थे उस समय के, सुमित जी मेहरा बहुत यंग आईपीएस थे, उन्होंने भी काफी सहयोग किया। और एक ब्रजेश जी जो यहाँ पर ब्यावर में युवा संगठन करके संगठन चलाते, उनका सहयोग मिला। अभी मनजीत जी हुडा जो उस समय आम आदमी पार्टी के एक चेहरा हुआ करते थे, वो अब आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और फिर एक समय के बाद है ना लगभग पूरे ब्यावर ने सहयोग किया मेरा, है ना, क्योंकि मैं रोड पे बैठ गया था। और लिटरली सर ने भूख हड़ताल ही की थी, भूख हड़ताल की थी, करीब 7 दिन या 4 दिन चली थी। नहीं एक्चुअल में मैं बताऊं कि ये सफर तो लगभग 7 दिन चला, लेकिन मैंने भूख हड़ताल सिर्फ एक ही दिन की। उसके बाद 6 दिन बाद मुझे लगा कि यार लोग आ रहे हैं, मेरे ही इस मंच का इस्तेमाल करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, राजनीतिक बातें कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, रील बन गई, ये बन गई, फोटो बन गई, वो जा रहे हैं। और मुझे कह रहे हो कि बैठना पड़ेगा तो पड़ेगा।
हम 1 महीने भी बैठेंगे। मैं मन ही मन सोच रहा हूँ भाई मेरी स्थिति नहीं है, 1 महीने कहाँ बैठूंगा यार मैं? एडमिशन जा रहे सारा हैं। एडमिशन वगैरह आदत नहीं है ना, हाँ, कहाँ ये बैठेंगे अपना हम यार, काम ही नहीं है। हमारा काम ही नहीं। और मेरे घर वाले तो बिल्कुल ही अगेंस्ट, मेरे मम्मी अगेंस्ट, मेरे पापा अगेंस्ट, मेरे भाई बोले ये क्या कर रहा है भाई, पढ़ाते गूगल खा हाँ लो। ये क्या हो गया। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, जब मैं वहीं सोता था हाँ, रात में भी, और नहाता भी उसी कोचिंग में था। हाँ, सुबह 6 बजे मुझे पता नहीं, मैं क्लास लेता था सुबह 6 से, क्लास लेके 7:30 फ्री हो जाता, और 7:30 से धरने में बैठ के जिंदाबाद, हाँ। है ना। फिर मैं भाषण देता था मस्त, सब लोगों को जो है मतलब बांध के रखता था। उसमें जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरी आकर तारीफ भी की थी उसी पर, कि यार आपकी आवाज जो है ना लोगों को खींचती है, बांधती है आप ना। पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा यार आपका राजनीति में फ्यूचर बनेगा। मैंने कहा यार अब कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो यार धरना हटाने, ठेका हटाने बैठा हूँ। लेकिन 7 दिन बाद जब मैंने सुबह ये कहा कि भाई अब तो आर पार की लड़ाई होगी, मैं भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा, गर्मी को दिन थे डेफिनेटली, तो फिर हमने वो ठेके के सामने बच्चे बैठ के हमने बिल्कुल ही रोड़ा मचा दिया। मतलब अब तो कुछ भी हो, मार लो कूट लो हमको, लेकिन अभी हमको हम तोड़ेंगे हमारे पास तो फोड़ेंगे। कुछ नहीं है। अब 6 दिन शांति से बैठ लिए, अब कुछ नहीं होगा। सही। अब आप यदि इसको कानून को हाथ में लेना कह रहे हो तो हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप बच्चों पे केस कर रहे हो तो पहले मेरे पे करो। बच्चे तो मुझे पता माइनर, उन पर कैसे क्या किस तरह का केस होगा कोई, लेकिन डराते ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो उस समय आईपीएस साहब ने आकर कहा कि आपका जो है ठेका यहाँ से स्थानांतरित हो चुका है। तो मैंने कहा साहब लिखित में चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार आप भी भाई साहब 6 दिन में पवन जी सीख तो गए कि प्रशासन से कैसे आपको लड़ना भी है, और कैसे आपको चीजों को जो है कब पुख्ता मानना है। तो उन्होंने जब रिटर्न में दिया तो मैंने कहा भाई जीत होगी। तो फिर उसके बाद एक अलग ही सफर, फिर 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद मेरे को सोहेल जी ने कहा, शायद आपने कहा या सोहेल जी ने मैंने कहा, भी भेजा था आपको। हाँ आप भी उस समय मेरे साथ ही थे शायद, हाँ। है ना। तो उन्होंने भेजा कि यार सर गलत हो गया सर, ये हो गया वो हो गया। मैं बहुत टेंशन में आ गया। फिर मेरे एक मित्र है अच्छे जो बहुत रियलिस्टिक सॉल्यूशन देते हैं, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि यार देख तेरे पास बच्चे कहाँ से आते हैं? मैंने कहा यार आसपास के। मतलब उनको तो पता है ना यहाँ से तूने ठेका हटा दिया। मैंने कहा हाँ। तो फिर जो 100 किलोमीटर बाद वायरल हो रहा है, वहां से तो बच्चा वैसे ही नहीं वैसे आएगा। भी नहीं आएगा। तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? तेरा तो भाई ऐसा प्रचार हो रहा है जहां तू करोड़ों रुपए दे के नहीं कर सकता। बैड पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी। हाँ। ये लोग ढूंढते हैं ऐसे ढूंढते हैं कंटेंट कि कि कहाँ है वायरल हो जाऊं, वायरल है ना। होने और भाई तू वायरल हो रहा तू मस्त रहे। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में लगता था कि होता यार है। जब वो कमेंट देखते थे ना, तो कमेंट में जो बेड कमेंट होता था ना, जिसमें मेरे को टारगेट किया जाता था, तो मैं सोचता यार मेरी क्या गलती है यार, ये तो ठेका हट भी गया यहाँ हट पर। भी तो गया। मैंने वहां पर कुछ वीडियोस भी डाले, लेकिन आज भी वो वायरल है, वायरल है कहीं ना मतलब कहीं अमर हो सब गया। कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ किस्से सुनते सुनते। और मुझे नहीं लगता कि व्यूवर्स बहुत जल्दी ये पॉडकास्ट छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। बच्चों के मन में एक सवाल है सर, और मेरे बच्चों ने मुझसे कहा भी है कि सर से जरूर पूछेगा कि सर कभी कभी धोती कुर्ता पहन लेते हैं, कभी कुर्ता पजामा, कभी नॉर्मल जो वेस्टर्न होता है, तो कहीं पॉलिटिक्स में आने का विचार तो नहीं है सर का? ये सवाल बड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का ही है। बिल्कुल बैकग्राउंड तो नहीं कह सकते, बट हाँ कि जब हम ऐसे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का विचार आना स्वाभाविक तौर पर है कि भाई राजनीति करने के लिए ही कर रहे हैं, या हाँ, राजनीति ही डिबेट करेंगे करने के आगे लिए। चलकर। तो मैं कहूँ कि ये समय का खेल है, क्या पता समय कौन सा खेल समय खिलवाए। क्या खेल जाए। मैं स्पष्ट तौर पर ना भी नहीं कहूँगा, हाँ भी हाँ नहीं भी नहीं कहूँगा। कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि समय है, और समय के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उन पर वहाँ रहना चाहिए। बाकी ड्रेस कोड का यूँ कहूँ तो इसमें कोई विशेष नहीं है। कभी-कभार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जो अवेलेबल है वही पहनना होता है, तो वो कर लेते हैं। बाकी हाँ, मेरे को थोड़ा धोती-कुर्ते का और कुर्ते-पजामे का थोड़ा-सा यूँ लगाव है। पहनने का मन करता है और अच्छे भी लगते हैं, है ना? बाकी राजनीति का अभी ऐसा कोई विशेष विचार नहीं है। बाकी देखते हैं समय कहाँ ले निकट जाता है। भविष्य में हाँ, हम वो सोचा सर जा को। सकता है, अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगी, हाँ। है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है समय कहाँ ले जाए। बाकी कई बार क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अभी कई, मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि अभी सरपंचों के चुनाव चल रहे हैं, तो किसी ने मेरे गाँव में चर्चा चला दी। अच्छा। तो चर्चा चला दी तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैंने भी 1-2 लोगों को कहा मेरे मुँह से कि यार मैं लड़ लूँ क्या? तो उसके बाद जो फीडबैक आया,
वो अच्छा नहीं था। अच्छा इन द सेंस ये नहीं था कि मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तेरी ज़रूरत वहाँ नहीं वहाँ है, नहीं है। वहाँ तू बैठ नहीं सकता या बैठेगा नहीं, शायद उन लोगों को लगता है। और कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ आते हैं और शायद तू उनको इस तरीके से डील नहीं करेगा तो उनका मन का भय है। तो मुझे भी लगता है कि शायद अभी वक्त है। अभी वक्त है और हो सकता है समय के साथ चीज़ें बदले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आज जो है वो कल नहीं रहेंगे। सही तो बात है। आज हम बच्चों को कहते हैं ना, मोटिवेट करते हैं ना कि आप कल के भारत के भविष्य हो। तो भविष्य किस सेंस में हो सकता है, उनमें से कोई पॉलिटिशियन बनेगा, पॉलिटिशियन हो, ज़रूरत उसमें है। से कोई टीचर बनेगा, उसमें से कोई कलेक्टर बनेगा, आईएएस सही बनेगा, बात। आईपीएस बनेगा। तो क्यों ना समय के साथ बच्चा ये सवाल करे कि सर क्या आप पॉलिटिशियन बनोगे? तो ठीक बात है उन बच्चों को ये कहना कि भाई समय की बात है, देखते हैं। मतलब निकट भविष्य में सर ये हिंट दे रहे हैं कि कहीं न कहीं आप सर को नए रूप में जल्दी देखोगे। नहीं जल्दी तो नहीं, लेकिन हो सकता है, हाँ, कुछ सालों में। ना नहीं है। ना नहीं है सर की, बिल्कुल। सर आज की जो जनरेशन है ना, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, तो वो थोड़ा-सा एक वो देते हैं ना कि ट्रेडर्स का कुछ अच्छा सा देख लिया स्टॉक मार्केट का, तो वो हुँ, आपके पास ऐसे केस आते होंगे कि यार सर हुँ, पढ़ के क्या कर लेंगे सर, हम हाँ, तो 5,000 रुपए लगा करके 10-15 कर सही, सकते सही, हैं, सही, पढ़ने सही। की क्या ज़रूरत? कैसे डील करते हो आप? नहीं, ये उनका बाल मन है और हुँ, उन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी नहीं है देखी, सही बात है। और शायद उन्होंने पैसा क्या होता है, ये भी नहीं देखा है। हाँ, तो उनके बाल मन के भ्रम है। बाकी ये सिर्फ़ एक बज़ है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि यार हमने करोड़ों कमा लिए, वो कमा लिए। कई बार वो फेक क्लेम होते हैं, फेक ही रियल होते नहीं होते। हैं, 90% फेक ही हाँ, होते हैं। हाँ, बच्चे में इतनी समझ नहीं है ना, उसको क्या लग रहा है कि यार पढ़ना मुश्किल है, हुँ, बोरिंग लग रहा है। तो अब एक 18, 19, 20 साल का यंगस्टर आता है और यूट्यूब पे ये क्लेम करता है हुँ, कि देखो मैं तो ये कर रहा हूँ, ये मैं तो कर वो रहा कर हूँ। रहा हूँ, मैं तो देखो कार में घूम रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि 90% से ज़्यादा केसेस में वो चीज़ें किराए की होती है, फेक होती है, शो ऑफ सही करने के बात लिए है। बनाई जाती है और कहीं न कहीं एक समय के बाद उन लोगों को मूर्ख बना के वो चीज़ें अचीव कर लेते अचीव हैं, कर लेते कर हैं, लेते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को ये भ्रम है। ऐसा आप मान के चलिएगा कि अ, विदाउट लर्निंग हुँ, मुझे नहीं लगता कि अर्निंग पॉसिबल है। बिल्कुल सही यू बात है। हैव टू लर्न फर्स्ट, सही। उसका आउटकम होगा अर्निंग, है ना? हुँ, बच्चे सीखना नहीं चाहते। क्या स्टॉक मार्केट कोई हलवा थोड़ी है कि आप बिल्कुल कुछ सही। पैसे डालोगे रुपए नॉलेज करोड़। तो उसमें भी चाहिए ना बिल्कुल, सब जगह ही सब नॉलेज जगह। चाहिए ही, है ना? और मैं तो ये कहता हूँ कि अ, एक चीज होती है स्किल और एक होती है नॉलेज। हुँ, नॉलेज आपका जो घर है ना, मकान है, उसकी नींव है। हुँ, स्किल उसके ऊपर आप क्या बना लेते हो। क्या बना लेते हो? बिल्कुल सही लेकिन बात है। नींव पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं टिकेगा, है, कुछ भी सही। नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चों का मन है, तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। हुँ, भई आप इन चीज़ों पर फ़ोकस ना करें। फ़ोकस कर रहे हैं, कमाना बाद में कमाना, ये सब फ्रॉड तरीके हैं जो आपको नहीं पता है। बिल्कुल। और इसी लिहाज से मैंने मेरे सेंटर पर एक सेशन करवाया था साइबर क्राइम का। ओके। इसमें सीआई साहब आए थे सिटी थाना के, उन्होंने हुँ, व्यक्तिगत तौर पर बताया कि हुँ, एक्चुअल में उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया हुँ, कि क्या होता है कि जो इस तरह का क्राइम करने का इंटेंट रखते हैं या लोगों को लूटने का या फिर मूर्ख बना के पैसे कमाने का इंटेंट रखते हैं, वो क्या करते हैं कि 2000 लोग लेते हैं, हुँ, 1000 का ग्रुप बना लिया, 1000 का ग्रुप बना लिया, हुँ। 1000 को ऊपर जाने का मैसेज देंगे, 1000 को नीचे नीचे जाने का जाने का मैसेज मैसेज देंगे। देंगे। तो डेफिनेटली या तो ऊपर जाएगा, नीचे नीचे जाएगा। जाएगा, कुछ तो होगा। तो आप सोचो 1000 को पहली बार में सही इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर हुँ, जिनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली उनको हटा देंगे, बिल्कुल। जिनको सही मिली उनमें से 500 और 500 करेंगे, हाँ। फिर कहेंगे अप एंड डाउन। हाँ, हाँ, हाँ। फिर उसमें से जो 500 है उनको दोबारा बार सही दोबारा मैसेज सही, मिल गया, सही। फिर उनको 500 को हटा देंगे। हुँ, अब 500 के 2 ग्रुप करेंगे, 250 और 250 250, 250 हो गए। फिर वापस 250 और 250 को क्या कहेंगे, हुँ, अप एंड अप एंड डाउन। डाउन, तो या तो अप होना है या डाउन होना है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। तो अब फिर 250 को क्या मिल गया, फिर वापस सही कैसे में। का? एक ऐसा व्यक्ति हुँ, उन 250 में है जिसको 3 बार सही मैसेज मिल गया, हुँ, तो अब उसको विश्वास हो जाएगा सही बात और है। ये उसके व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे जा रहा है, व्यक्तिगत चैट पर जा रहा है, तो उसको विश्वास हो जाएगा। उसको तो एडिक्ट अब लगने अगली लगता बार है। वो क्या करेंगे, हुँ, उन 250 मैसेज को लोगों को जिनको उन्होंने 3 बार सही मैसेज दे दिया जाने अनजाने उनको में, गलत जाएगा।
उनको कहेगा कि भाई ये एक स्टॉक है या ये एक चीज है जो हमने बनाई है, इसमें आपको 50 रुपए आप यदि दोगे हमको, तो हम है ना आपको एक कॉल देंगे, उसमें आप इतना बना लोगे। बिल्कुल। तो आप सोचिए, आपको 3 बार उस सिस्टम ने क्या दे दिया, सही मैसेज दे दिया, तो अब आप कहीं से भी लाके वो पैसा मैनेज कर लोगे। अब आप फंस गए। फंस गए। बात एक समझे? बार फंस गए बस तो फंस गए तो फंसे रहोगे, क्योंकि सही। आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहेगा कि यार नहीं नहीं यार, इसने तो सही बताया। तो ये अक्सर एक टेक्टिक्स होती है, तरीके होते हैं जो हम बच्चे नहीं समझ पाते। और हमने भी कहीं सीखा था सर, ये जो जितने भी हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पर, जितने भी गैम्बलिंग्स हो रही है या स्टॉक मार्केट के जो टिप्स दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें कमाता कोई नहीं है, कमाता वही व्यक्ति है जो ये चीज ऑर्गेनाइज कर रहा है। बिल्कुल मतलब सब गंवाने वाले ही बैठे हैं बिल्कुल और उनसे ही तो वो लोग अर्न कमा कर रहे हैं, तो अर्न उनकी कर तो रहे वहीं से नॉलेज से अर्निंग हो रही है। हैं। तो बिल्कुल आपके लिए कीवर्ड्स जेंजी के लिए यही है कि आप जहां हो उसको आप बेटर करो, सर की बात मानो, नॉलेज से ही आपको आगे, जैसे सर ने बताया कि नींव अच्छी मजबूत करनी होगी। बाय प्रोडक्ट है पैसा, वो आपकी स्किल से, आपके दिमाग से आप कैसे भी करके मैनेज कर लोगे। बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कर लेंगे। और एजुकेशन का पर्पज सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, और हाँ, भी तो है। और भी अब चीजें हैं। और तरीके से आप कुछ कर सकते हो, और कम से कम जीवन में बुरा तो नहीं करोगे, अच्छा बिल्कुल। ही करोगे डेफिनेटली। सर आपका परिवेश बैकग्राउंड पूरा ग्रामीण से रहा है, तो शहर और ग्रामीण के बीच में कैसा आपने क्या फर्क देखा, क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में रहा है? नहीं, डेफिनेटली रहा है। और कई बार क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है, है उनको ना? उस हर झोपड़ी सपोर्ट में सिस्टम की कोई ना जरूरत कोई खोपड़ी बैठी है। है। बिल्कुल बट क्या होता है कि सही समय पर सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलना, बिल्कुल। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आज चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं क्या है कि वो बच्चों को जिनके पास इंटरनेट पहुँच गया है, वो गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं। बाकी हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी। नहीं थी। हमें समय के साथ पता चला कि अच्छा ये भी कर सकते थे, यदि पहले पता होता तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपॉर्च्युनिटी मिस होती है। शहर के बच्चों को अच्छा एक पीयर ग्रुप मिल जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है। और सक्सेसफुल लोग आस-पास दिखते हैं उनको। तो उनके आगे जाकर कुछ अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा थोड़ा क्या है कि डरा हुआ, सहमा हुआ, और थोड़ा यूँ कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट टाइप होता है ना? लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि एक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले, पलने वाले बच्चे को यदि हार्ड वर्क के लिए बोला जाए, मेहनत करने के लिए बोला जाए, तो मेरा ये मानना है कि वो शहर वाले बच्चे से शायद 10 टाइम अच्छा करेगा। अच्छा ही करेगा। क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें अभाव अभाव में जी है। और मैं ये कहूँ तो सही मायने में यदि देखा जाए, हो सकता है कि किसी को ये अतिशयोक्ति लगे, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वो असली हीरे हैं। कई बार हम क्या जिनको है कि तराशने हाँ, की हाँ, जरूरत हाँ, है। तराशने की ज़रूरत है। कई बार क्या है कि हम कहते हैं ना कि ये हीरा आज नहीं चमक रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चमक नहीं चमके सकता, नहीं सही। चमकेगा नहीं या चमक नहीं सकता है। तो कई बार क्या है कि भ्रम हो जाता है कि हम उजाले में काँच के टुकड़ों को और हीरो को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि काँच का टुकड़ा भी चमक रहा होता है। बिल्कुल। तो पोटेंशियल वाइज़ देखें तो इसका एक ही ड्रॉबैक गाँव में रहने का मैं समझता हूँ कि वहाँ के एनवायरनमेंट में वहीं तक सीमित रहने की एक सोच है। मारवाड़ी में क्यों तो थारी मारी में ही रह जावे, है ना? तो ये भी है, उसका प्रभाव पड़ता है। शहर में थोड़ा-सा एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है। और लेकिन मेरा ये मानना है कि जो रास्ता गाँव से शहर की तरफ आता है, वही रास्ता शहर से गाँव की गाँव की तरफ भी तरफ भी जाता है। जाता है। तो मेरा जो आप उसमें कह रहे थे ना, शिक्षा क्रांति का अगला कार्यक्रम हाँ। क्या होगा, तो मैं चाहूँगा कि एक समय के बाद मेरे गाँव को एक एजुकेशन के नाम से जाना जाए। जाना जाए, और एजुकेशन हब हाँ, बनाने हाँ, का। हाँ, उस गाँव का एक कहीं न कहीं नाम हो। जैसे मैंने कोचिंग का नाम रखा तो उसमें साइंस अकेडमी और ब्यावर रखा। तो कहीं न कहीं उस जो इंस्टीट्यूशंस की हम कल्पना कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं उस गाँव का ज़रूर ज़िक्र रहेगा, भले ही छोटा ही सही, लेकिन ज़िक्र रहेगा। होगा सर, होगा। मैंने आपका एक पॉडकास्ट भी देखा था, जिसमें शायद आपने ब्यावर टॉक पर देखा था, सॉरी मैंने। तो उसपे शायद इंदर सिंह जी बाघावास सर से बातचीत की थी। हाँ। तो उन्होंने पूछा था कि सर ये बाघावास क्या है? हाँ, शायद तो उन्होंने बताया था कि ये मेरा गाँव का गाँव नाम का है। नाम है। तो ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है, तो हम्म, अक्सर लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल। है ना? जैसे भंवर सिंह जी पलाड़ा, पलाड़ा। है ना? तो जैसे इधर मैं पाली रहा, तो पाली जिस गाँव के आस-पास रहा, तो वहाँ एक मंडली गाँव है।
तो वहाँ भी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व, है ना, रीजन जो भी रहा होगा, मैं जो सुना हूं उनके बारे में, तो वो अपने नाम के पीछे ब्यावर सिंह मंडली लगाते हैं। तो गांव का एक जो लगाव है वो मैं महसूस करता हूँ, और आने वाले समय में शायद नाम के पीछे मेरा गांव का नाम जरूर, मतलब मैं महसूस करता हूँ कि गर्व के साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से ये ताज है कि आपके सर पे हमेशा रहे और कोई डेफिनेटली, छीन नहीं सकता उस चीज बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। कड़ी में आगे बढ़ते हैं सर। जेनजी की आपने बात की, तो आज की जनरेशन आ रही है ना, वो थोड़े एडवांस लेवल की आ रही है, तो पढ़ाई का तरीका भी हाँ ऑब्वियस बात है डेफिनेटली, कि चेंज हुआ है। सही। स्कूल और कोचिंग्स में कौन अभी आगे इस चीज में चल रहा है कि वो कितना डेवलप हो गए? देखो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह की बात कर रहे हो। हाँ, कई जगह स्कूल्स इतना एडवांस कर रहे हैं जितना कोचिंग सोच भी नहीं सकते, कोचिंग भी नहीं सोच सकता। और हाँ। कई जगह कोचिंग इतना एडवांस कर चुके हैं कि स्कूल वालों को सोचने में बहुत समय लगेगा, हम्म। है ना। तो उस जगह पर डिपेंड करता है कि जैसे किस सिटी में आप बात छोटे कर रहे हो। स्तर पे। हाँ हाँ, कहाँ आप बात कर रहे हो, हम्म, कहाँ की क्या थिंकिंग है, हम्म, उसके लेवल पर बात हो रही है। बाकी अपन प्योरली ब्यावर की ही बात करें, हम्म, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम्म, और जो कोचिंग बच्चों को बोर्ड में मार्क्स दिलाने के नाम पर चल रहे हैं, हम्म, उनका भविष्य मुझे नहीं दिखता है। नहीं आने वाले दिखता है, समय सही। में उन पर खतरा ही है। उनको अपने नॉलेज को, अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हम्म, उनको फाउंडेशन जैसे कोर्सेज में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल मुझे नहीं मुश्किल लगता है। है। क्योंकि बोर्ड लेवल का कंटेंट, और लगभग मैं तो कहूँ तो कंपटीशन लेवल का कंटेंट भी आजकल मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। हम्म, तो कौन क्यों ही आपके पास पढ़ने आएगा, पढ़ना आएगा। जब उस बच्चे को पता है कि यार एक पूरी प्लेलिस्ट है हम्म, जिसमें पूरा एक स्टडी कंटेंट दे रखा, मेरा पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रखा है, हम्म, तो मैं क्यों तो दूसरा मैं क्यों जाऊं। सही। मुझे सब कुछ समझ में भी आ रहा है और हम्म, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। हम्म, तो निकट भविष्य में ये चीजें नहीं रहेगी। आज मैं एक जो बहुत पुराने टीचर थे यहाँ से, उनसे भी जिक्र कर रहा था बातचीत में, तो उन्होंने हम्म, कहा कि यार हमारे इंग्लिश मीडियम के कोई समय था जब तूती बोला करती थी, हाँ, जगह नहीं थी। तो सही। आज उस इंग्लिश मीडियम बच्चों को ऑनलाइन खा गया, हम्म, यानी बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेके बैठा है। लेके बैठा है। तो मेरे मन में, अंतर मन में दबाव सवाल आया कि यार ऐसा क्या था जिसने आपको ऑनलाइन जाने से रोका, आप भी चले आप जाते। भी चले जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं स्टेरियोटाइप्स थॉट आपका था जिसने आपको रोका। रोका। कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार यदि मेरा कंटेंट एक बार लाइव अवेलेबल हो गया तो लोग मेरे से क्यों पढ़ेंगे, जबकि हम्म, उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा जिसका है। जितना ज्यादा अवेलेबल है उसका उतना ही ज्यादा उसका ही दिख रहा ज्यादा है, हो रहा है, सही, वक्त के उतना साथ। ज्यादा सब्सक्राइब भी हो रहा सही है ना। बात है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक कुएं का मेढक बना के रखा, हम्म, और आसपास की दुनिया समंदर हो गई। सही है, तो अब सही वो है। अपने आप को कहीं मान ही नहीं रहे, बिल्कुल, अस्तित्व में नहीं है। मतलब एक बच्चों के साथ साथ टीचर को भी अपग्रेड होने की जरूरत है। डेफिनेटली जरूरत है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं 2018 से जब से आया हूँ, हम्म, तब से मैं एग्जाम सेंटर के बाहर जाता हूँ बच्चों हम्म, से मिलने। हाँ, तब से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरे कोई पुराने इंस्टाग्राम के वीडियोस निकाल के देखे तो तब से है। हाँ, तब लोग इसे ताने देते थे कि यह वहां चला गया क्या है। आज आप देखो उसका हाँ, प्रभाव क्या है। आज पेरेंट्स भी वही देख रहे हैं, बच्चे हम्म, भी वही देख रहे हैं, और ये सारी चीजें जबरदस्ती नहीं होती है। हम्म, जैसे मेरे को कुछ लोग कहते थे कि यार अब तो सोशल मीडिया के वजह से हो। अरे अच्छा, भाई, आपको किसने रोका। आप भी कर लो ना वो चीज। भाई देखो, मेरे पास स्कूल्स में जाने का तो मैंने खुद ने विश्व प्रतिज्ञा ले ली, जाऊंगा ही नहीं। सही। अब जाऊंगा ही नहीं तो बच्चे मुझे देखेंगे नहीं, बच्चे देखेंगे कैसे? है ना। और फिर देख भी लिया मान लो, तो उन कॉम्पिटिटर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फिर हाँ, आप बैठे हो ना मेरी हाँ। क्रिटिसाइज करने के लिए, मेरी वो बुराई तो करने आने के ही नहीं, लिए। वो पहले से हाँ ही। कि भाई आप, उनको तो कुछ नहीं आता। हाँ, तो भाई मुझे दिखाना पड़ेगा ना मुझे क्या क्या आता है, हाँ, मुझे बताना पड़ेगा, मेरे रिजल्ट्स बताने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, है करेक्ट। ना। और आज के जमाने में ये थॉट रखना कि यार मैं तो प्रचार नहीं करता और मैं तो किसी को नहीं बताता, भाई साहब कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, टेंशन ना लो, है ना। ये ऐसा करके कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। आप दोनों चीजों को लेके चलो। बिना जैसे आज मैं बच्चों को फ्री पढ़ा पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ इनकम सोर्स है यार। हाँ, बिना अर्थ के कोई चीज संभव है क्या, बिना संभव है। पैसे के कोई चीज संभव है क्या। जैसे मान लो आज मेरे कोचिंग सेंटर की बात करूं तो मैं एक अच्छा खासा अमाउंट, हम्म, मैं यदि आपको यदि एक रफ आइडिया दूं तो 5 से 7 लेक्चरर जो है हम्म, मिनिमम, ओके। वो जितनी अपनी सैलरी ले रहे हैं उतना 1 मंथ का एक्सपेंस है। हम्म, कहाँ से लाऊंगा मैं, सही बात है। कहाँ से लाऊंगा। अब मुझे उस चीज के लिए मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा,
भाई हमारे पास ये है, आप आओ, और फिर उसको क्वालिटी को सारा प्रूव करना मैनेज पड़ेगा, बिल्कुल। मैनेज करना है ना। जैसे मान लो एक बार बच्चा एड देख के आ तो गया, कैसे संभव है सही बात है। कि वो अब कंटिन्यू करे, या आपको अब पेड बेच ले, आपको सब्सक्राइब करे, या आपको पेमेंट दे, क्यों दे, क्यों देगा? है ना। वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन की डेमो क्लास में समझ जाएगा सही है। कितना पुदीना है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इन टीचर्स में सेल्फ डाउट था कि यार, और या फिर कई बार ये भी होता है कि यार मेरी टीचिंग स्टाइल उसको पता चल गई तो कुछ नहीं कुछ होता है नहीं यार, होता कुछ है। नहीं होता है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम था, और कहीं ना कहीं तुम्हारे वहम ने ही तुम्हारा कार्यक्रम कर दिया, कार्यक्रम कर है ना। दिया। कुछ बचे हुए उनका और कार्यक्रम हो जाएगा, मतलब नहीं सुधरोगे तो यार इसमें क्या है। मतलब मैं बुरा तो नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए अच्छा ही सोच सकता हूँ, लेकिन अब आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे तो कार्यक्रम तो होगा भाई, शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार मैं तो डिजिटल पैनल नहीं लगाऊं, तो बच्चा ही नहीं आएगा, बच्चा ही नहीं आएगा। बच्चा ही कह रहा है कि मैं तो डिजिटल पैनल वाली क्लास में आप पढ़ूंगा, नहीं दोगे तो दूसरा तो उसी कॉस्ट में दे रहा है। दूसरा तो उसी कॉस्ट में दे रहा सही बात है ना। जैसे ये बहुत जरूरी है, हाँ, अपडेट होना सिस्टम को, अपडेट बहुत होना जरूरी है बहुत ना। जरूरी और है। बच्चे की आप किसके बेसिस पर, हाँ, किसके बेसिस पर कुछ कर रहे सही हो। बात आज है। मैं कर रहा हूँ किसके बेसिस पर, बच्चों बच्चों के बेसिस सही पर, बात है। है ना। कहाँ से कोई कुआं थोड़ी जो ला के डाल रहे भाई साहब, कोई पेड़ वहीं थोड़ी से ही आ पैसों रहा का, ना, सोर्स तो वही वहीं से ही आ रहा है। तो वहीं से आ रहा है तो इट मीन्स दे आर रेडी टू पे, पे। सही बट आपको उस तरह का कुछ करना तो करना पड़ेगा, पड़ेगा। सही बात है। नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सही सिंपल सी बात है। बात है। आज अगर आप व्हाइट बोर्ड और चौक से करोगे, फीस हाँ आप डिजिटल बोर्ड लेवल की हाँ ले रहे हो, हाँ हाँ तो हाँ। आप उसको अपग्रेड करना जरूरी है। और फिर व्हाइट बोर्ड चौक बोर्ड की वो वाली बात नहीं है, हाँ, वो भी ठीक एक लेवल पर समझ में आता है, कोई बड़ी हाँ, बात नहीं है बच्चा, लेकिन आपने तो एक्सपोजर ही नहीं दिया ना बच्चे एक्सपोजर को। भी नहीं दिया है। आप तो कह रहे हैं कि नहीं एक बार फीस देगा तो पढ़ाएंगे, भाई नहीं साहब बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे, मैं तो नहीं दूं। दे मेरे रहे। को तो वो सामने कोचिंग जो है, वो सर जो है कह रहे हैं 10 दिन आजा फ्री बैठ, हाँ, जब है उनमें कॉन्फिडेंस तभी तो 10 कॉन्फिडेंस है दिन तभी फ्री तो बुला रहे हैं। यस। उनको भी तो डर है। मान लो 10 दिन पढ़ाया मैंने बच्चे को, और मान लो मेरे अंदर पुदीना नहीं है, मेरे सिस्टम में कोई पुदीना नहीं है, तो बच्चे को पता चल जाएगा, ये तो मेरी उल्टी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई, है ना। रिस्क तो यही है। तो रिस्क कौन लेगा, जिसको पता है कि यार बच्चा आने के बाद में उसको ये जो कंटेंट मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलता है, या फिर इवन इस परिक्षेत्र में तो कहीं नहीं मिल रहा है, वो मैं दे रहा हूँ, तो बच्चा डेफिनेटली रुकेगा। इतना विश्वास खुद पर बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, अभी कुछ दिनों पहले हमने नोटिस किया था कि आपको शायद ब्यावर एसोसिएशन, कोचिंग एसोसिएशन का बिल्कुल प्रेसिडेंट चुना गया था। बिल्कुल। तो उसके पीछे की क्या कहानी है सर? एक्चुअल में ब्यावर जिला जब बना तो हाँ। मेरे मन में विचार आया कि यार सबका एक अपना एक सिस्टम है, यूनियन है। आप ठेले वालों का एक यूनियन है यार, एग्जैक्टली। एक ऑटो वालों का यूनियन है, स्कूल वालों का यूनियन है, कोचिंग वालों का क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। तो अब मैंने एक प्रयास किया जिसमें मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन ठीक है एक प्रयास है, आने वाले समय में हो सकता है कि साथ आए। लेकिन दिक्कत क्या है, वहां जो लोग आए उनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, बहुत सारे लोगों का। और कहीं ना कहीं वहां भी पॉलिटिक्स, ग्रुप में पॉलिटिक्स करने वाली बात थी। तो मुझे लगा एक समय के बाद मैं थोड़ा शांत हो गया उस मामले को लेकर, क्योंकि जिंदा मेढकों को आप तोल नहीं पाओगे। और यदि मैं कहूं कि शिक्षा जो है भेदभाव कम करती है, तो मैंने इस कार्यक्रम को करके ये देखा कि सबसे ज्यादा भेदभाव यदि कहाँ हो रहा ना, ये शिक्षा की वजह से। पढ़े लिखे गवारों की तरह बातें कर रहे हैं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ गवार भी इनसे अच्छे हैं। वो मेंटेलिटी ऐसी है भाई। सिस्टम में आप जुड़ोगे, आप जैसे मान लो कोई डेलीगेट्स आए, आप यदि अपने सिस्टम की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से जाकर उनका मान सम्मान भी करते हैं, तो एक नाम होता है, नाम होता है। ब्यावर जिला यार क्यों नहीं होना चाहिए कोचिंग एसोसिएशन है? और मान लो मैं प्रेसिडेंट बन भी गया, तो मैं कौन सा लाइफ टाइम रहूंगा? वो तो चेंज हो जाता है। वो तो हमारा टेन्योर टाइम होता है ना, मैक्सिमम 2 इयर्स, सही है ना। और सबको अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप में योग्यता भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, उस तरह से आ गया। और मैं तो यही कह रहा हूँ ना, लेकिन वो कई बार क्या होता है कि अंदर ही एक दूसरे से गुटबाजी और खत्म हो गए यार। बहुत सारे सिस्टम कोलैप्स हो गए। उसके रीजन ये है कि वो एक दूसरे की बुराई करने में रह गए, टांग खींचने में रह गए। अब हम तो हाथ खींचने में विश्वास रखते हैं सर, कि हाथ खींचेंगे तो आप भी ऊपर जाएंगे, और टांग खींचोगे तो आप भी पीछे जाओगे। होना चाहिए। तो हाथ खींचने में विश्वास रखते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में वापस इस चीज को रिवाइव किया जाए। लेकिन हमारे सिस्टम के कुछ ऐसे कर्मठ साथी अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, जो नहीं है, कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व खतरे में आ गया। तो वो भी चीज है, तो उनको अपग्रेड भी होना पड़ेगा साथ में। और दूसरी बात, टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो हमने ये कहा था कि भाई कोचिंग आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए।
भाई जैसे आप कोचिंग चला रहे हो तो उसका एक लीगल रजिस्ट्रेशन तो हो। सही हम बात, किस वो तो बेसिस पर आपको जो है ज्वाइन वो करा जैसे मान लो वकीलों का एक वो होता है ग्रुप होता संगठन, है, सही है। तो उसके लिए आपके कम से कम वकालत की डिग्री तो होनी चाहिए, हाँ, एलएलबी तो किया होना चाहिए। वो चीज़ तो होना ही चाहिए। तो कोचिंग संगठन में आने के लिए आपको अपने कोचिंग को रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा। चाहे हुँ, आप एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही कराओ, चाहे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ही कराओ, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन तो हो। हुँ। कोई सॉफ्ट एक्ट ही बनाओ, आप हाँ, कुछ तो बनाओ आप। कहीं तो शो होना हाँ, चाहिए। कहीं तो शो हो कि आप रजिस्टर्ड जो हुँ, ऑर्गेनाइजेशन हो। नहीं तो फिर हमारे लिए भी तो दिक्कत है। तो उसमें हुँ, व्यक्तिगत यार ये तो मेरे को साथ नहीं लेना चाह रहा, उसको नहीं लेना चाह रहा। अरे भाई आप हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी तो पूरे करने होते हैं। करेक्ट है। और जब जिला बना है तो आज नहीं तो कल सब बनेगा। जैसे सब अभी बने, कोचिंग की एक गाइडलाइन आई है। आज एप्लीकेबल नहीं, आज के 2 साल बाद एप्लीकेबल होगी। एप्लीकेबल करेक्ट है, होगी जब भागते बिल्कुल, फिरोगे, सही बात है। है ना? तो वही चीज़ है, समय के साथ चीज़ें होती है। तो हमने एक प्रयास किया, मैंने तो सबको एक जम पे लाने का प्रयास किया। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ लोग नहीं आ सकते हुँ, सिस्टम में, वो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वो है, नहीं होगा। वो नहीं होगा, वो ये वो है। डिफेक्ट लेकर ही आए हैं, तो वो लेके आए, डिफेक्ट ही लेके ही मिलेंगे, मरेंगे वो, वही मतलब चीज़। वो सही सोच ही नहीं सकते, है ना? तो उसमें उन पर दया करनी चाहिए हमको कि यार क्या हालत कर दी आपने अपने आप की, वही चीज़। करेक्ट है। सर फाउंडेशन की क्लासेस भी हम आपकी देख रहे हैं और बिल्कुल, आने वाले टाइम में इसमें और भी डेवलपमेंट होंगे। तो बिल्कुल। हमारे जेन ज़ी जनरेशन के लिए क्या एक इंस्पिरेशनल थॉट आपकी तरफ से होना चाहिए? नहीं, थॉट तो यही है कि ब्यावर से नहीं हो सकता, हाँ। अब तक ये है और मैं इसी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। एक हुँ, समय आएगा जब ब्यावर से भी हो सकता से है भी हो सकता है। और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। और हुँ, मैं तो मेरे को है ना इसी बात पर एक बात याद आती है हुँ, कि कुछ आउटसाइडर इंस्टीट्यूशंस आए, मैं बहुत खुश हुआ। हुँ। मैंने कहा यार देखो खेल में असली बल मज़ा हाँ, अब आता मज़ा है है। ना, जैसे मान लो क्या है कि मैं ढोल बजा रहा हूँ, फाउंडेशन, 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 बाकी सारे बोर्ड वाले ढोल बजा रहे हैं, वो सुनेंगे नहीं। सही बात है। और वहाँ अब मैं ढोल बजा रहा हूँ फाउंडेशन, एक और आए वो भी कह रहा फाउंडेशन, फिर वो भी कह रहा फाउंडेशन, फिर वो माहौल तो बने। माहौल बनेगा। मैं कोविड टाइम में जब यहाँ सर्वाइवल के लिए इधर-उधर कुछ कर रहा था, तब शेखावटी इंस्टीट्यूशन के जो हेड है, यूँ कह दो मालिक है, हुँ, उनसे एक कॉमन मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि अ, शायद उनको तो ये याद भी नहीं होगा, है ना, बीएल रणवा सर है, हुँ, बहुत प्रभावित हूँ मैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि पवन जी, आप वहाँ मत जाओ, जहाँ पर बच्चे लाने पड़ेंगे। वहाँ हुँ। जाओ जहाँ बच्चे ऑलरेडी आते हैं। ऑलरेडी आते हैं। और यदि आप चाह रहे हो कि जहाँ बच्चे लाने पड़ रहे हैं, तो फिर आप लाइफ टाइम का प्लान रखो। हुँ, जब उन्होंने कहा कि हमने कोचिंग स्टार्ट की थी, स्कूल स्टार्ट की थी, प्राइवेट स्कूल, तब लोग प्राइवेट स्कूल को ही फ्रॉड मानते थे। हुँ। बोला स्कूल कौन सी प्राइवेट होती है, तो सरकारी होती सरकारी होती है है। ना? तो बोले हमें हमने बहुत स्ट्रगल किया। तो हुँ, आज सीकर में कहीं कोचिंग खोलनी, स्कूल खोलनी, आप मेरे को मैं खोल दूँगा। हुँ। लेकिन आप ब्यावर में कहो तो मैं सोचूँगा। सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से बच्चा वहाँ जाने के लिए तैयार बैठा है, तैयार है। लेकिन यहाँ से यहाँ आने के यहाँ लिए आने के तैयार लिए नहीं बैठा, तैयार नहीं है, वो वहीं है ना? चाहेगा। वो वहीं तो वो थॉट हमने बनाई है, तो हो हुँ, सकता है आने वाले समय में आप बनाओ। तो मेरे मन ही मन था कि यार कोई नहीं, करते हैं प्रयास। तो अब वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि एक लेवल पर आए, जहाँ यदि ब्यावर का कोई आस-पास के क्षेत्र से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसको साइंस अकेडमी एक ऑप्शन दिख रहा है। हुँ। और आउटसाइडर कोई भी इंस्टीट्यूशन आ रहा है, तो वो मान रहा है कि यार हमारा जो कॉम्पिटिशन किससे होगा? तो वो साइंस साइंस अकेडमी अकेडमी से होगा। सही है। हेल्दी कंपटीशन अच्छी हुँ, चीज़ है, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका वेलकम करता हूँ, अच्छी बात है, आप और प्रयास बच्चों को करो। वैरायटी मिलेगी तो एक हाँ, सही बात भी हमको है भी ना, काम करने में मज़ा हमको भी आएगा। काम करने में मज़ा आएगा। और दूसरी बात ये है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि जो आउटसाइडर जितने भी इंस्टीट्यूशन आए, भई आप मेल प्रैक्टिस ना करें। आप कई बार हुँ, क्या है कि बच्चों को पोस्टर पे फैकल्टी कुछ और दिखा दी, अब 2 महीने बाद वो फैकल्टी वहाँ से उड़ा दी। हुँ। फैकल्टी ही नहीं है, ब बच्चे के साथ तो हो गया ना, हाँ, है ना? धोखा हो गया वो तो। स्कैम ही है। तो ऐसा मत करो यार, हम 8 साल से मेहनत कर रहे हैं भाई, कभी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की और इस तुम्हारी इस हरकतों की वज़ह से हमारा और कार्यक्रम कहीं न कहीं जो है सकते में आ जाता है, लोग हम करेक्ट। पर भी अननेसेसरी डाउट करते हैं। तो फैकल्टी लाओ और आप जो भी आउटसाइडर आ रहे हो, हुँ, आप 5 साल से कम का प्लान ला रहे हो ना, तो भाई साहब मेरे से संपर्क करना, आपके सारे सामान मैं खरीद लूँगा।
है ना, सिंपल सी बात है ना। 5 साल से कम आप सोच ही नहीं सकते, आपको सही। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार मैं फैकल्टी को पेमेंट नहीं करना चाहता और बच्चे आएंगे तो फैकल्टी लाऊंगा, फैकल्टी लाऊंगा, बच्चे कह रहे हैं कि एक बार फैकल्टी लाओ तो हम आए, तो हम आए। है ना। तो पहले यही होगा, पहले आपको फैकल्टी लानी पड़ेगी, सही फिर बात। बच्चे आएंगे नहीं आएंगे वो बाद की बात है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप बिल्कुल, यदि सोचो कि नहीं यार मैं खर्चा भी बचा लूं, मैं ये भी कर लूं, तो मैं वो भी कर लूं, पॉसिबल ही नहीं है। है ना, मैं अनुप्रति में कुछ गाल गमेल कर दूं, हाँ। अभी चल रहा है जैसे, है हुँ, ना, ज्यादा नहीं चलता वो चीजें। देखो हुँ, ज्यादा नहीं चलता, एक समय के बाद में सबको सही पता बात होता है। है कि यार RACAT क्या है, सबसे हुँ, बड़ा फ्रॉड है मैं कहूँ तो, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो ज्यादा चीजें लंबी नहीं चलेगी, आप मान के हुँ, चलो। और जहाँ सही तरीके से RACAT पढ़ाई जा रही है वहाँ बच्चा जा ही नहीं रहा। वो बच्चे जा ही नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं ना। उसको भाई सही, और हाँ, दूसरी बात ये है ना, वो तो चाहता है कि यार मेरा तो अटेंडेंस हो जाए, मैं एग्जाम दिया हूँ मेरा सर्टिफिकेट आ बस जाए, वो शॉर्टकट उसी तरह से शॉर्ट रास्ते से कर रहे हैं। तो अनुप्रति में भी क्या होता है कि जैसे मान लो बच्चे का एडमिशन तो कर दिया, वो क्लासेस तो ले ही नहीं रहा, उसको पैसे मिल गए, सेंटर को भी पैसे मिल गए, हाँ, कहीं से खिला दिया ला दिया, अब ये कार्यक्रम चल रहा है, सही, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अभी ऐसे स्किल वालों पर गाज गिरी, सारे सेंटर बंद हो गए, सब हो गया, सही बात है है। ना। तो वो चीजें वो फ्यूचर के लिए लंबा चलने वाला नहीं। आज शॉर्ट दाल टर्म में रोटी आप कर लो, कितना कर लोगे, आज सही बात। दाल रोटी कर लो यार, हुँ, फिर कल वापस ले लेंगे ना, क्या सही मतलब है। बात है। तो वो चीज़ है। सर सुसाइडल थॉट आना एक बच्चे के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है बिल्कुल। और आज के जनरेशन में पवन जी कैसे उसको हैंडल करते हैं? कोई बच्चा अगर ऐसा डिप्रेस्ड हो या ऐसा कुछ हो तो? नहीं देखो, मेन चीज़ तो ये है कि यार सिर्फ़ पढ़ाई की वजह से मर जाना मुझे उचित नहीं लगता, हुँ, कि यार नहीं समझ में आ रही छोड़ो, बहुत सारे ऑप्शंस ऑप्शन है, है बहुत सारे बिल्कुल। ऑप्शंस है, आप देखो कि क्या ठीक है। जैसे अभी इस वजह का एक रीज़न भी मैं बताऊँ कि, है ना, मुझे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल याद आया कि आपने शर्ट पहन रखा सर, हुँ, कई बार शुरुआत ही गलत हो जाती है। आप शर्ट के बटन है ना, चाहे ऊपर से बंद करना स्टार्ट करो, चाहे नीचे से बंद करना स्टार्ट करो, हुँ, लेकिन यदि पहला ही बटन गलत लग गया ना, तो पूरी सब पूरी संभावना है कि सारे बटन ऊपर से गलत लगेगा। गलत लगेंगे। हुँ, तो कई बार क्या है, बच्चे का पोटेंशियल नहीं है, देखा देखी सब्जेक्ट ले लिया, हुँ, पोटेंशियल तो है, सब्जेक्ट तो ले लिया, अब मेहनत नहीं कर रहा मेहनत ही है। नहीं कर रहा है। मेरे को ऐसे बच्चे ही मिले कि यार सर मैंने 10वीं में 95% बना लिए, 4 घंटे ही पढ़ता था। अब हुँ, फाउंडेशन में आप कह रहे हो यार 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। क्षमता ही नहीं है। वो क्षमता तो है, वो बनाना ही नहीं चाह बनाना ही रहा। नहीं चाह मैं रहा क्यों ना। बनाऊँ? हाँ, मैं क्यों 10 घंटे पढूँ तुम्हारे कहने से? मैं नहीं हाँ, पढ़ूँगा। सही अरे बात है। नहीं पढ़ेगा तो भाई वो परिभाषाएँ पढ़ के, कुछ फ़ॉर्मूले पढ़ के, हाँ, कुछ चीज़ें रट के तूने 95% बना लिए, अब तू हवा में घूम रहा है। हुँ, जब ग्राउंड रियलिटी पे जाएगा तो वही जो स्टार्टिंग में मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि हुँ, 5 टेन्स एंड 2 वन्स, क्या बिल्कुल, 52, खत्म कहानी तुम्हारी। जब 52 लिखने से आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो फिर क्या ही मतलब है? क्या मतलब है? यही चीज़ है। तो सही, बच्चों को थोड़ा है ना देखना चाहिए, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपर। यार क्यों साइंस में घुसेड़ रहे हो? क्यों आर्ट्स में घुसेड़ रहे हो? किस में घुसेड़ रहे हो? पूछो हाँ, तो सही, बच्चे से ही पूछो, और बच्चे का भी पोटेंशियल पता होना चाहिए, सही और बात सब है। कुछ एक काउंसलिंग के थ्रू होना चाहिए। हुँ, और कई बार क्या हो कि बच्चे बहाना ये दे देते हैं, और भी कोई रीज़न होते हैं, और बहुत सुसाइड से के बहुत होते सारे हैं। रीज़न हैं, लेकिन फिर वो लास्ट में क्या है कि अड़ोन धड़ो मारा पे आन पड़ो। मारवाड़ी में कहावत है नहीं, कि जो भी है लास्ट में जो ठीक रहा फोड़ दो भाई, पढ़ाई के दबाव पढ़ाई में की मर गया। वजह से इतना अरे हो बहुत गया। सारे ऐसे रीज़न हैं जहाँ बच्चा जाने-अनजाने में गलत रास्ते पे चल गया, करेक्ट वो है। एडिक्ट हो गया। आज अभी जैसे वो मार्केट में चल रहा है हाँ, स्मैक वाला, बच्चे कर हाँ, रहे हैं वो, कर रहे हैं। बताओ, आपको पता ही नहीं है। आपका बच्चा कोटा में है, वो क्या किस तरह का नशा सही कंज़्यूम बात कर है, रहा कर है, रहा है, पता ही नहीं है किसी को आपको। कुछ नहीं तो पता। अब उस नशा नहीं मिल रहा है इसलिए मर गया, आपने क्या कह दिया, अरे यार कोचिंग में दबाव था, कोचिंग ये वो वाला था। था। रियलिटी में बहुत सारे रीज़न्स है। एक हुँ, रीज़न की वज़ह से कोई भी नहीं मरेगा, मेरा सही ये बात मानना है। है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, और फिर भी स्वाभाविक प्रक्रिया यार, मान लो किसी को यदि डिप्रेस फ़ील हो रहा है तो और काउंसलिंग काउंसलिंग होनी है, चाहिए। प्रोसेस है, आराम से हीलिंग करो, बैठो, हुँ, मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ाई को यार, क्या है? हुँ, ज़िंदगी थोड़ी खराब हो रही ज़िंदगी है। थोड़ी खराब मर के तो आप सब कुछ ही हुँ, खत्म कर रहे हो ना, सही बात है और ये चीज़ है। सुसाइडल थॉट आना एक ठीक है, एक वजह हो सकती है, अरे लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इससे बड़ी बात नहीं है। निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। कई बार इस चीज़ को है ना, वो बच्चा कहता है कि और नहीं, नहीं मेरे को नहीं आ रहा तो आना ही चाहिए। आना ही वो वाली चाहिए। बात है यार, हुँ, आ बैल मुझे मार वाली बात है। सही बात है। खुश रहो ना, क्या मतलब है? तो पेरेंट्स के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जब आपका बच्चा इस प्रकार से या बच्चे के लिए ऐसा अगर कहूँगा कि हुँ, ऐसा थॉट आता है, तो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स से इस बारे में बात करें। सही, कहीं न कहीं आस-पास ही सॉल्यूशन होता है और हम कहीं बाहर ढूँढ रहे होते हैं और अपने अंदर ही जंग लड़ रहे होते हैं। सही। तो अपनी अंदर की ही जंग को अगर आपको जीतना है, तो आपको किसी से बात करके ही उसका निष्कर्ष निकालना होगा। बिल्कुल। तो सर से आज हमने बहुत कुछ सीखा और पॉडकास्ट में हमने बहुत से किस्से देखे और आपने कमेंट करके बताइएगा आपको कौन-सा किस्सा ज़्यादा एक्साइटेड लगा और रियलिटी जो कहते हैं ना रियलिस्टिक लगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे थैंक यू, चैनल इनसाइड विद जुनैद में आने के थैंक यू। लिए
और आई होप बच्चों ने यहाँ पे बहुत कुछ आज कुछ लेकर ही यहाँ से गए होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, और मैं भी उम्मीद करता हाँ। हूँ कि वो मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, कमेंट में। हम रिप्लाई करेंगे। और यदि तुम्हारी कोई क्वेरी रही तो हो सकता है फ्यूचर में और फ्यूचर पॉडकास्ट हो जाए, है बिल्कुल। ना? तो मेरी तरफ से तो आपके चैनल को भी जो आपने स्टार्ट किया उसके लिए शुभकामनाएँ रहेगी। धन्यवाद। और आप अच्छा करें, अच्छे लोगों को इंटरैक्ट करोगे, आप बातचीत करोगे तो आप भी कुछ अच्छा सीखोगे और बिल्कुल। सिस्टम भी कुछ अच्छा सीखेगा। सीखेगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर के चैनल को भी लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को तो आप करते ही हैं, तो इस शेयर करके और उसको भर-भर के शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।